तो इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग यहाँ तक सॉल्व कर चुके थे। अब इसके आगे तो देखिए इतना तक सॉल्व करने के बाद हम लोग को बनाना होता है एक टेबल। तो देखिए टेबल कैसे बनाते हैं, सिंप्लेक्स टेबल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये रहा उसका टेबल। तो जहाँ पे बी क्या होता है, बी डॉट वी मतलब बेसिक वेरिएबल। तो इसमें कौन सा वेरिएबल बेसिक वेरिएबल का काम करेगा, तो सिंपली जो यूनिट मैट्रिक्स बनाता है वहीं पे आपका जो है वो जो है बेसिक वेरिएबल का काम करता है। और उतना दिमाग मत लगाइए, जो वेरिएबल आप ऐड किए हैं जैसे कि आर्टिफिशियल वेरिएबल, अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड किए हैं तो वो आर्टिफिशियल वेरिएबल ही बेसिक वेरिएबल का काम करता है। तो पहला a1, दूसरा a2, और जहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं है वहाँ पे आपका स्लैक वेरिएबल यानी कि s3। तो यहाँ बेसिक वेरिएबल में हम लोग क्या लिखेंगे, आपका पहला लिखेंगे a1, दूसरा क्या लिखेंगे a2, और तीसरा क्या लिखेंगे, इस इक्वेशन में कौन सा है वो s3 है, स्लैक वेरिएबल। यहाँ पे देखिए a1 a2 s3, a1 a2 s3, ये जो है यूनिट मैट्रिक्स बनाएगा। कैसे वो भी समझाएंगे, लेकिन आप सिंपली समझिए कि जो आप आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड किए हैं और जो स्लैक वेरिएबल जिसमें सरप्लस रहता है उसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल जो है वो बेसिक वेरिएबल का काम करता है, और जहाँ पे स्लैक वेरिएबल रहता है वही स्लैक वेरिएबल बेसिक वेरिएबल का काम करता है। तो यहाँ पे देखिए आर्टिफिशियल वेरिएबल है तो a1 a2 हो गया, और यहाँ पे स्लैक वेरिएबल है, यहाँ पे देखिए इसमें स्लैक वेरिएबल है तो यहाँ पे s3 लिखेंगे हम लोग। इसके बाद तो देखिए हम क्या बोल रहे थे, यूनिट मैट्रिक्स, ये समझने के लिए आप यहाँ पे देखिए। तो आप a1 a2 और s3 जो है आपका बेसिक वेरिएबल का काम कर रहा है। तो देखिए a1 का कोएफिशिएंट 1, इसमें 0 है तो 1 0 0, a2 में देखिए 0, इसका 1 और इसमें 0, तो 0 1 0, और s3 तो 0 0 1 0 0 1। देखिए ये यूनिट मैट्रिक्स बना रहा है। अब 3 इक्वेशन था, 1 2 3, तो 3/3 का यूनिट मैट्रिक्स बनाएगा जो भी बेसिक वेरिएबल का काम करेगा। तो भैया इतना दिमाग लगाने का कोई ज़रूरत नहीं था, आप डायरेक्ट समझते। यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड किए हैं तो आर्टिफिशियल वेरिएबल बेसिक वेरिएबल का काम करेगा, और यहाँ पे स्लैक वेरिएबल है तो स्लैक वेरिएबल बेसिक वेरिएबल का काम करेगा। अब देखिए सीजे मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आपका जो न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आपका x1 का कोएफिशिएंट, x2 का कोएफिशिएंट, तो देखिए वो 0 0 0 0 0, s3 तक सारा कोएफिशिएंट 0 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 0 0 0 0। a1 और a2 का कोएफिशिएंट कितना -1 -1, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 -1, ठीक है। उसके बाद आता है सी बी मतलब होता है इस सारे वेरिएबल, सी मतलब होता है a1 a2 s3 का कोएफिशिएंट बेसिक वेरिएबल ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो कोएफिशिएंट आप यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिखिए a1 a2 का है -1 और s3 का है 0, या फिर आप यहाँ पे समझ सकते हैं a1 a2 का -1 और s3 का 0, ठीक है। अब देखिए एक्स बी का मतलब होता है क्या, आपका ये वाला वैल्यू 8 12 16, जिसमें a1 है उसमें क्या है 8, तो जिसमें a1 है उसमें क्या है 8, जिसमें a2 है उसमें क्या है 12, तो उसमें हो गया 12, और जिसमें s3 है उसमें क्या है 60। तो अब ऐसा होता क्यों है वो भी समझ लेते हैं थोड़ा। तो देखिए आपका बेसिक वेरिएबल का काम कौन कर रहा था, a1 a2 और s3, ठीक है। तो देखिए बेसिक वेरिएबल का काम ये कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम लोग। तो देखिए a1 a2 s3 को छोड़ के सारे वैल्यू को 0 पुट करना होता है। तो देखिए a1 a2 s3, a1 a2 और s3 को छोड़ के सारा वैल्यू को 0 पुट कीजिए, तो a1 बराबर 8, a2 बराबर 12 और s3 बराबर कितना आ गया 60, वही है यहाँ पे। तो इतना सोचने का ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए, यहाँ पे जो इक्वल टू में लिखा हुआ है वही उसी को डायरेक्ट उठा के आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। तो जिसमें a1 है तो देखिए a1 इसमें है तो a1 का 8, a2 तो a2 किस में है, इसमें a2 का 12, s3 किस में, इसमें तो s3 का 60। अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे जो है कैसे बढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए a1 जिसमें है उसमें देखिए x1 का कोएफिशिएंट कितना है 1, x2 का कोएफिशिएंट कितना है 2, s1 का कोएफिशिएंट कितना है -1, s2 इसमें है नहीं तो s2 का कोएफिशिएंट 0, या फिर आप ये यहाँ पे देखिए जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किए थे तो 1 2 -1, s2 का 0, s3 का 0, a1 का 1, a2 का 0। इसी तरीके से आप इसको और इसको बढ़िए
सारे वैल्यूज़ को भर देने के बाद आपका ये तैयार हो गया टेबल। उसके बाद कैलकुलेट करना होता है ZJ, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेट करना होता है ZJ माइनस CJ। तो भैया ZJ क्या होता है, तो देखिए ZJ मतलब होता है इस CB को x1 से यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ वाला कॉलम कौन सा x1, तो CB को x1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना होता है। समझिए क्या बोल रहे हैं हम। जैसे कि आपको यहाँ पे लिखना है तो CB को x1 से मल्टीप्लाई करके, जैसे आपको यहाँ पे लिखना है तो CB को, ये कौन सा है S2, तो CB को S2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे लिखना है तो A2, तो CB को A2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखना है तो CB को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए भैया CB का वैल्यू कितना -1 0, x1 का 1 3 5, तो इससे मल्टीप्लाई कीजिए -1 -3 और 0, इसको फिर ऐड कीजिए तो -4, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना -4। उसी तरीके से इसको और इसको भरिए आप। तो देखिए आपका ये ZJ तैयार हो गया। अब ZJ माइनस CJ, तो CJ का वैल्यू यहाँ पे है, CJ का वैल्यू यहाँ पे, तो इसमें से इसको घटाइए, तो -4 में से 0 घटाइएगा तो कितना आएगा -4। उसी तरीके से सब में घटाइए, जैसे इसमें -1 से -1 घटाएंगे तो 0, -1 से -1 घटाएंगे तो 0, और इसको भी घटा के लिखिए। तो देखिए आपका टेबल हो गया पूरा तैयार। टेबल तैयार हो जाने के बाद ये वाला टेबल यहीं पे स्टॉप होता अगर ZJ माइनस CJ का कोई भी वैल्यू निगेटिव नहीं होता, या दूसरे लैंग्वेज में बोले तो ZJ माइनस CJ का जो वैल्यू है सारा वैल्यू या तो 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए हेयर ऑल ZJ माइनस CJ इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर ZJ माइनस CJ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होता तो मेरा टेबल हो जाता यहीं पे स्टॉप, लेकिन यहाँ पे सारा वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 नहीं है, दो वैल्यू आपको नेगेटिव दिख रहा है। तो दो वैल्यू नेगेटिव दिख रहा है तो आपका एक नया टेबल बनेगा। कैसे बनेगा वो सब डिस्कस करेंगे हम लोग अगले यानी कि स्टेप नंबर 4 में।